हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीवी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, आज अगला पाठ है जंतुओं में पोषण। इसे पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, आप अपने आसपास विभिन्न जीवों को देखते हैं कि वे जीव बढ़ने के लिए यानी अपने शरीर की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते रहते हैं। चाहे वह पेड़ पौधे हैं, चाहे वे जंतु हैं। मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये पोषक तत्व हम सभी को अपने भोजन से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि लगातार कई घंटे तक आप अगर खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे आपकी एनर्जी यानी ऊर्जा कम होती जाती है। और जब कम होती जाती है तो उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप भोजन करते हैं और उस भोजन से आपको आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं और उनसे आपको ऊर्जा मिलती है। जैसे रोटी और चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से आपको प्रोटीन मिलती है, और फल और सब्जी है, इससे आपको विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तेल, घी, दूध आदि से आपको वसा प्राप्त होती है। लेकिन जो भोजन आप करते हैं उसमें उपस्थित पोषक तत्व जटिल तथा अघुलनशील रूप में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के कोशिका द्रव्य में डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल सकते हैं। इसलिए इन जटिल तथा अघुलनशील भोज्य पदार्थों को पाचन की आवश्यकता होती है। अर्थात जटिल तथा अघुलनशील भोज्य पदार्थ जब सरल व घुलनशील भोज्य पदार्थ में बदल दिया जाता है तो इस क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब पोषण की जो अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ये कई हैं। जैसे पहला है भोजन का अंतर ग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा है बहिक्षेपण। तो जंतुओं में पोषण की ये 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इन 5 अवस्थाओं के पूरे होने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। फिर से सुन लें कि पोषण की मुख्य 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा भोजन का पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा है बहिक्षेपण। अब भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन को शरीर के अंदर डालने की प्रक्रिया को भोजन का अंतर्ग्रहण कहते हैं। यानी भोजन को शरीर के अंदर लेना, भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। अब ये भोजन के
अंतर ग्रहण की प्रक्रिया भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न तरीके से होती है। जैसे आप देखते हैं कि कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, चीता है, घोड़ा है, ये सभी क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने मुंह से भोजन को अंदर डालते हैं। और चिड़िया है, अपने चोंच द्वारा जो है भोजन को शरीर के अंदर डालती है। और जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जैसे मगरमच्छ है और छिपकली है, गिरगिट है, सांप है, तो इनमें क्या है कि इनके जबड़े होते हैं, जबड़ों में दांत इनके पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। ये भोजन को चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट निगल जाते हैं। और जो काकरोच है या कीट पतंग हैं, तो उनके मुख के चारों ओर मुख के चारों ओर जो है मुखांग यानी मुख के सहायक अंग होते हैं, जिससे कि वह भोजन को अपने पकड़ कर उतर कर और मुख के अंदर डाल देते हैं। तो इस तरह से ये अनेक जंतुओं में भोजन को अपने शरीर के अंदर डालने की प्रक्रिया अलग अलग है। अब अमीबा है तो अमीबा अपने पादाभों या कूटपादों द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। इसी तरह से हाइड्रा है तो हाइड्रा के मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाते हैं और उनके द्वारा वह अपने भोजन को पकड़कर अपने मुख के अंदर डाल देता है। तो और मनुष्य जो है वह अपने भोजन को हाथ द्वारा मुख गुहा के अंदर डालता है। तो इस तरह से आपने जाना कि भिन्न भिन्न जंतुओं में भोजन को शरीर के अंदर डालने की जो प्रक्रिया है वह भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी लोग अपने भोजन को शरीर के अंदर डालते हैं और इसी क्रिया को कहते हैं भोजन का अंतर ग्रहण। अब है पाचन। मैंने कहा कि जो भोज्य पदार्थ हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं वह जटिल और अघुलनशील होता है। वह डायरेक्ट हमारे शरीर की कोशिका के कोशिका द्रव्य में विलीन नहीं हो सकता है, इसलिए उसे पाचन की आवश्यकता होती है। तो जो हमारी आहार नाल है, मनुष्य में भोजन की नली को आहार नाल कहते हैं और उस आहार नाल के अंदर भोजन विभिन्न पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल व घुलनशील बना दिया जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं पाचन। अब जो आहार नाल है या भोजन की नली है उसके कौन कौन से अंग होते हैं? मुख गुहा यानी मुख के अंदर का जो खाली जगह है, उसके पीछे होती है ग्रास नली, फिर अमाशय, छोटी आंख, बड़ी आंख, मलाशय, गुदा तथा मलद्वार, ये सभी आहार नाल के विभिन्न भाग होते हैं। अगर आप बच्चों ये इस चित्र को देखें तो चित्र के माध्यम से आपको पता चलेगा कि ये भोजन की नली या आहार नाल का चित्र कैसा है। बच्चों ये देखो, ये चित्र दिखाई दे रहा है। देखिए मुख है, मुख के बाद क्या है? ग्रसनी, मुख में पीछे की ओर, फिर गर्दन में ये लंबी नली आ रही है, इसको कहते हैं ग्रास नली। और ग्रास नली नीचे की ओर है, एक चौड़े थैले जैसी संरचना में परिवर्तित है, इसको कहते हैं अमाशय। और अमाशय फिर आगे और पतली नली से जुड़ जाता है, ग्रहणी लिखा है बच्चों।
ये छोटी आंत का अगला भाग होता है। और फिर नीचे की ओर है बिल्कुल क्वाइल्ड, सांप की तरह से क्वाइल्ड हो जाती है, वह छोटी आंत है। और फिर देखिए ये मोटी जो नलिका है ये बाएं तरफ, दाएं तरफ और ऊपर की ओर है। ये क्या चीज है? बड़ी आंत है। और बड़ी आंत नीचे की ओर मलाशय में खुलती है। मलाशय में मल इकट्ठा होता है। और नीचे है मलाशय के बाहर नीचे की ओर एक छिद्र है जिसे गुदा द्वार कहते हैं, जिससे मल जो होता है वह बाहर निकलता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मनुष्य की आहार नाल का चित्र बनाया गया है। चित्र में आप देखें फिर से, मुख है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, ग्रहणी, छोटी आंत और ये बड़ी आंत। बड़ी आंत के कई भाग दिखाए गए हैं, आरोही बृहदांत्र, अनुप्रस्थ बृहदांत, अवरोही बृहदांत, और फिर है मलाशय, और फिर है ये गुदा द्वार। तो इस तरह से ये मनुष्य की आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। ये चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना होगा। ये किताब में चित्र दिया गया है बच्चों, दिखाई दे रहा है? क्लियर है? अब इसके बाद है कि जो मनुष्य की आहार नाल है बच्चों, तो आहार नाल में भोजन का पाचन होता है। लेकिन पहले हम अपने भोजन को मुख गुहा में डालते हैं। और मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आगे के जो 4 दांत है नीचे, ये देखिए नीचे की ओर और ऊपर की ओर, तो ये इसको कृंतक कहते हैं। इससे आप कोई चीज काटते हैं भोजन को। आपको सेब काटना होता है, अमरूद काटना होता है, तो आप इसी से काटते हैं। और इन कृंतक के बगल में बच्चों जो है आपको दिखाई देगा कि चारों दांतों के किनारे की और ऊपर भी नीचे नोकीला दांत एक एक होता है, उसको रदनक कहते हैं। वह दांत भोजन को फाड़ने का काम करता है। जैसे गन्ना का पोर अगर फाड़ना है तो आप उसके पास ऐसे गन्ना करते हैं और उससे फाड़ देते हैं। इसी तरह से अग्रचवर्णक, और इसके बाद पीछे की ओर 3 चौड़े चौड़े दांत, 2 चौड़े चौड़े दांत होते हैं, जिसे आप अग्रचवर्णक कहते हैं। और अग्रचवर्णक भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। और उसके पीछे की ओर जो है 3 दोनों तरफ, बाएं तरफ, दाहिने तरफ, निचले जबड़े में, ऊपरी जबड़े में, ये 3 बहुत चौड़े चौड़े दांत होते हैं। और वो भोजन को महीन कणों में पीस देते हैं। तो इस तरह से मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के ये 32 दांत पाए जाते हैं। इनका भी चित्र यदि आप देखें तो आपको समझ में आएगा। और अभी तो आप लोगों के 32 दांत हैं नहीं, अभी तो आप लोग छोटे हैं, लेकिन आप दांत को देखें कि दांत किस तरह से होते हैं। ये देखिए नीचे के 4 दांत देखिए कृंतक हैं निचले जबड़े में। इसी तरह से ऊपरी जबड़े में भी आगे 4 दांत कृंतक होते हैं। और कृंतक के बगल में एक एक नोकीला दांत है बच्चों, और वो है रदनक दांत, इससे फाड़ते हैं। उसके पीछे की ओर 2 देखिए अग्रचवर्णक, और फिर सबसे पीछे की ओर 3 हैं, उनको हम कहते हैं चवर्णक। तो दांतों की ये संख्या है बच्चों जो है कृंतक 4 दूना 8,
रदनक 4, अग्रचवर्णक 8, चवर्णक 12। तो इस तरह से दोनों जबड़ों में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। ये दिखाई दे रहा है चित्र, ये निचले जबड़े का है। इसी तरह से ऊपरी जबड़े में भी ये दांत पाए जाते हैं। ठीक है। अब जब आप बच्चों जो है भोजन को आप अपने मुख गुहा में डालते हैं तो भोजन को चबाते हैं दांतों से, और दांतों से जब चबाते हैं तो छोटे छोटे महीन टुकड़ों में और उसे पीस देते हैं। तो उस समय मुख गुहा के अंदर जो है एक एंजाइम निकलता है, यानी लार जो मुख की होती है उस लार में एक टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। वह एंजाइम क्या करता है कि आपके भोजन में जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में बदलता है, जिसके कारण भोजन चबाने पर हमको मीठा लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कौन सा होगा? टाइलिन एंजाइम होता है। और उस समय मीठा भोजन क्यों लगता है? क्योंकि टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, इसलिए भोजन हमें मीठा लगता है। इसके बाद भोजन आगे ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है, और आमाशय में ये पेप्सिन और रैनिन दो एंजाइम निकलते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां होती हैं जिससे जठर रस निकलता है। उस जठर रस में पेप्सिन और रैनिन एंजाइम होते हैं, यह प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन का माध्यम अम्लीय बना देता है तथा भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसके बाद भोजन लेई के रूप में या आंत के अगले भाग में पहुंचता है, और वहां पर पित्ताशय से पित्त वाहिनी आती है पित्त रस लेकर, और अग्नयाशय से अग्नयाशय वाहिनी अग्नयाशय रस ले आती है, और फिर आंत के अगले भाग में भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। अब भोजन पहुंचता है छोटी आंत के पिछले भाग में। छोटी आंत के पिछले भाग में अंगुलियों जैसे उभार पाए जाते हैं, और इस आंत की दीवारों द्वारा पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है, और इस क्रिया को कहते हैं अवशोषण। क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे छोटी आंत में। इसके बाद अवशोषित भोज्य पदार्थ को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, और वहां पर कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाता है, और इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। और उस भोजन से फिर ऊर्जा मिलती है शरीर को, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है। और फिर जो भोजन अपच्य भोज्य पदार्थ होता है वह बड़ी आंत में पहुंचता है, और बड़ी आंत में पानी अवशोषित कर लिया जाता है, और जो मल पदार्थ है वह मलाशय में आकर इकट्ठा होता है, और समय समय पर मलाशय से वह अपच्य भोज्य पदार्थ या मल शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों जंतुओं में या मनुष्य में पोषण होता है, यानी भोजन का अंतर ग्रहण किया जाता है, फिर आहार नाल में पाचन होता है, छोटी आंत में फिर अवशोषित होता है भोजन, यानी अवशोषण की क्रिया होती है, और फिर अवशोषित भोज्य पदार्थ कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। इसे स्वांगीकरण कहते हैं।
अपच्य भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया समाप्त होती है। आज का क्लास बच्चों यहीं तक, और गुड बाय, थैंक यू।